भारत और पाकिस्तान के बीच जो सबसे ताजा सीज फायर हुआ है उसके मायने क्या है? क्या पाकिस्तान इस युद्ध विराम के लायक है? क्या पाकिस्तान इस विश्वास के लायक है? क्या गारंटी है कि पाकिस्तान ने अब तक जो धोखा किया है, अब तक जो पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है, वो नहीं करेगा? भारत और पाकिस्तान के बीच इस युद्ध विराम को लेकर तमाम तरह के आकलन हो रहे हैं, तमाम तरह की बातें हो रही हैं और हर कोई ये कह रहा है ये पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं। आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए हैं। उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली है। कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा, तो युद्ध जैसा होगा। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक इस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर है। रावलपिंडी तक पाकिस्तान में जब भारतीय बारूद की धमक सुनाई दी और भारत के अंदर पाकिस्तानी दुस्साहस के परखच्चे हवा में तैरने लगे, तो पाकिस्तान सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। भारत ने सीज फायर मंजूर कर लिया, लेकिन फरेबी फितरत वाला पाकिस्तान आतंक से बाज आएगा? पाकिस्तान पे तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं किया जा सकता। वो कंटिन्यू करेगा क्योंकि वो मानने वाला नहीं। जिसकी रग रग में मक्कारी भरी हो, क्या वो पाकिस्तान साजिशों से बाज आएगा? उसके पास अभी इतनी काबिल क्षमता नहीं है कि वो जवाब दे सके। जिसका पूरा इतिहास विश्वासघात से भरा हो, क्या वो पाकिस्तान विश्वासघात से बाज आएगा? जिसने हर बार भारत के भरोसे की पीठ में खंजर घोंपा हो, क्या वो पाकिस्तान अब सुधर जाएगा? पाकिस्तान पर कितना भरोसा किया जा सकता है? मेरे सहयोगी और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, संदीप उन्नीथन। संदीप, कितना ट्रस्ट करेंगे आप इस समय पाकिस्तान को? बिल्कुल नहीं ट्रस्ट करूंगा श्वेता। एक अगर यू नो इफ यू हैव टू पुट इट इन दैट दिस थिंग, यू कैन नॉट ट्रस्ट पाकिस्तान एवर। एक जैसे कहावत है अंग्रेजी में, लेपर्ड नेवर चेंजेस इट्स स्पॉट्स। पाकिस्तान के लिए ये कहा गया है कि पाकिस्तान आर्मी जो है कभी बाज नहीं आएगी फ्रॉम टेररिज्म। 47 में पिटा, 65 में पिटा, 71 में इतना पिटा कि 2 टुकड़े हो गए, 1999 में पिटा, सर्जिकल स्ट्राइक में पिटा, बालाकोट एयर स्ट्राइक में पिटा, ऑपरेशन सिंदूर में पिटा। क्या गारंटी है कि अब फिर कोई नया षड्यंत्र रचकर भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें पाकिस्तान अब नहीं करेगा? This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. That's all. भारत ने इस बार स्पष्ट कर दिया है कि अब एक भी और आतंकी घटना का मतलब सीधे युद्ध होगा। लेकिन पाकिस्तान क्या भारत के इस गुस्से को समझेगा? क्या वो भारत के संकल्प को समझते हुए अब आतंकी साजिशों से बाज आएगा? संदेह है इस बात पर, क्योंकि सीज फायर के चंद घंटों के अंदर जिसने सीज फायर की शर्तों की धज्जियां उड़ा दी हो, उससे समझ चोट इतनी लगी है कि उठने के लिए टाइम लगेगा। मगर आप अंडर एस्टिमेट मत करें पाकिस्तान की फौज को, क्योंकि उनकी जो पॉलिसी है वो ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स है और आतंकवाद को एक प्रकार स्ट्रेटेजिक एसेट मानते हैं। तो ये है सच्चाई, चोट लगी है, मगर कितने टाइम तक वो रहेगी इसका समय बताएगा। भारत पाकिस्तान की इस फरेबी फितरत को समझता है और अब एक और मौका पाकिस्तान को देने के लिए राजी नहीं है। सीज फायर हुआ है, गोलाबारी या भारत का जवाब अभी थमा है, लेकिन भारतीय सेना और देश का नेतृत्व सजग है। पता है कि पाकिस्तान पलट कर आएगा जरूर। अब क्या आगे एंगेज किए जाएंगे
अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर एंगेज किए जाएंगे। लेकिन मैंने बताया कि इस समय जो इंट एजेंसीज ने हमें बताया कि फलाने कैंप में प्रेजेंस है, हमने उनको एंगेज किया। कुछ नाम मैंने लिए, कुछ नाम अभी पुख्ता किए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जो इंट एजेंसीज ने अभी तक असेसमेंट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि तकरीबन 100 से ज़्यादा मारे गए हैं। और एक आज आपने तस्वीर भी देखी कि काफ़ी प्रोमिनेंट जो फ्यूनरल था, काफ़ी प्रोमिनेंट एक जो हस्ती हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और उस फ्यूनरल में और कौन कौन लोग अटेंड कर रहे थे वो तो आपने देखा ही। तो आप लोग सब समझदार हैं और मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इन लोगों को कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होता तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता, तो उसी की वजह से है ये ऑपरेशन। फिलहाल शांति दिखती है, लेकिन ये शांति वाकई पाकिस्तान के चरित्र में किसी तरह के सुधार के कारण है या किसी बड़े तूफान से पहले की शांति, इसका जवाब समय के पास है। सब कुछ अप्रत्याशित, अचानक, अविश्वसनीय ढंग से हुआ। भारत पाकिस्तान की हिमाकतों का जोरदार जवाब दे रहा था। पाकिस्तान के एयरबेस, रेडार सिस्टम ध्वस्त हो रहे थे। हर किसी की नजर पाकिस्तान की अगली हरकत और भारत के जवाब की तरफ लगी थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट ने सारा मंजर बदल दिया। आखिर ये सीज फायर हुआ कैसे? सात मई को ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसे ही पाकिस्तान ने हिमाकतें शुरू की, भारत ने पाकिस्तान को धुआं करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान भी लगातार फेक न्यूज फैलाकर अपनी आवाम को ये दिलासा देने की कोशिश कर रहा था कि वो जवाबी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन अचानक सीज फायर की घोषणा हो गई। क्यों और कैसे? 4 पॉइंट्स में इसे समझते हैं। कारण नंबर 1, पाकिस्तान में एयरबेस की तबाही। 9-10 मई की रात भारतीय वायुसेना ने मिसाइलें दाग दी। माना जा रहा है कि ये ब्रह्मोस मिसाइलें थी। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। भारत के भीषण जवाबी हमले में रावलपिंडी का नूर खान, चकलाला, पंजाब का सरगोधा एयरबेस तबाह हो गया। ये हमला पाकिस्तानी आर्मी मुख्यालय के बेहद नजदीक था। इसके बाद भारत ने पीओके में जकोकाबाद, होलारी और स्कर्दू एयरबेस भी तबाह कर दिए। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनडिनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। कारण नंबर 2, भयभीत हुआ पाकिस्तान। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारत की मिसाइलें उसके रणनीतिक ठिकाने तबाह कर रही थीं। A firm and clear intent to respond to these fiercely and punitively, if repeated tonight, subsequently or later. In this regard, I must inform all of you that the Chief of Army Staff has earlier today conducted a security review and has granted full authority to our Army commanders for counter actions in the kinetic domain in case of any violation by Pakistan. कारण नंबर 3, अमेरिका की शरण में पहुंचा पाकिस्तान। पाकिस्तान को अपने परमाणु ठिकाने तबाह होने का खौफ इतना था कि वो अमेरिका के सामने जंग रुकवाने के लिए याचनाएं करने लगा। अमेरिका भारत पाक के संपर्क में था, लेकिन परमाणु ठिकाने ध्वस्त करने की बात से सख्ते में आया और सीज फायर के लिए एक्शन में आ गया। अमेरिका ने पाकिस्तान को फटकारते हुए
उससे भारत के सामने युद्ध रोकने का आग्रह करने को कहा। कारण नंबर 4, भारतीय डीजीएमओ के सामने रोया पाकिस्तान। अमेरिका की सलाह पर डरा हुआ पाकिस्तान तुरंत एक्शन में आया। पाकिस्तान के डीजीएमओ काशिफ अब्दुल्ला ने भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव खई को कॉल करके कार्रवाई रोकने की विनती की। My communication with the Pak DGMO was conducted at 15:35 hours yesterday and resulted in cessation of cross-border firing and air intrusions by either side with effect from 1700 hours 10th of May, after he proposed that we cease hostilities. We also decided to further speak on the 12th of May, that's tomorrow, at 1200 hours, to discuss the modalities that would enable the longevity of this understanding. कारण नंबर 5, भारत ने युद्ध विराम की बात मानकर पाकिस्तान को एक और लेकिन अंतिम मौका दिया है। साथ ही पाकिस्तान के साथ किसी भी कूटनीतिक वार्ता से मना कर दिया। जो प्रतिबंध लगाए थे वो लागू रहेंगे। भारत ने अपनी शर्तों पर समझौता तो कर लिया, लेकिन भारतीय नेतृत्व साफ कर चुका है कि मिशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है। पाकिस्तान की बस एक और हिमाकत उसे रसातल में मिला देगी और भारत की सेनाएं इसके लिए तत्पर है। पाकिस्तान ने आतंकवाद के पालन पोषण की जैसी कीमत इस बार चुकाई है, वो उसे हमेशा याद रहेगी। भारत ने उसकी अकड़ और परमाणु हमले की ब्लैकमेलिंग पावर दोनों इस बार मिट्टी में मिला दी। आतंकवादी जिस पाकिस्तान को अपने लिए जन्नत समझते थे, भारत ने उसे उनके लिए भी दोज़ख में बदल दिया। बर्बादी के ये निशान साफ करते करते पाकिस्तान को बरसों बीत जाएंगे। जैसे कमर टूटी है इस बार, उसके बाद पाकिस्तान चलना भले फिर से शुरू कर दे, लेकिन उसकी चाल तो बदल जाएगी। हजारों करोड़ के विमान, हजारों करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर, हजारों करोड़ के हथियार, हजारों करोड़ का कारोबार। इतनी चोट मिली है पाकिस्तान को कि उसे सहलाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। We struck his air bases, command centers, military infrastructure, air defense systems across the entire Western Front. The bases we struck include Chaklala, Rafiki, and mind you, Chaklala is Islamabad, Rahim Yar Khan, Sakar, sending a clear message that aggression will not be tolerated. This was followed by strikes at Sargoda, Bholari, Jacobabad. We also struck the C2 centers at Murid, the UAE complex at Murid, Rafiki, radar at Chunia, which I will show you, Rahim Yar Khan airfield, and the unmanned combat aerial vehicle hangar at Sakar. पाकिस्तान की बर्बादी का पूरा आकलन करने में वक्त लगेगा, लेकिन उसे कुछ पॉइंट्स के जरिए समझा जा सकता है। तबाही नंबर 1, 11 एयरबेस और एवैक्स सिस्टम तबाह। भारत ने अपनी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की एयरफोर्स को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया। अगर आप ये लाइन देखें तो समझ पाएंगे कि एक लाइन से पूरे पाकिस्तान की एयरफोर्स तबाह कर दी गई है, जिसका खामियाजा भरते भरते पाकिस्तान को छठी का दूध याद आ जाएगा। दूसरी सबसे अहम बर्बादी पाकिस्तान की उसकी एवैक्स सिस्टम को ध्वस्त करना है। एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम से लैस विमान को जमींदोज किया गया, अकेले जिसकी कीमत ही लगभग $200 मिलियन यानी करीब 1660 करोड़ रुपए बताई जाती है। तबाही नंबर 2, 5 टॉप आतंकियों सहित 100 से ज्यादा आतंकी ढेर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद किया गया। इस ऑपरेशन में करीब 100 आतंकियों के मारे जाने की जानकारी सामने आई। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए पाकिस्तान के टॉप 5 आतंकवादी हैं आतंकी मुदस्सर खादियान, हाफिज मोहम्मद जमील, मोहम्मद यूसुफ अजहर, खालिद उर्फ अबू अक्शा और मोहम्मद हसन खान। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर के परिवार और करीबियों के 14 लोग मारे गए। इनमें मसूद अजहर का भाई भी शामिल है। इसके अलावा लश्कर तैयबा का कमांडर अबू जिंदाल और जैश का फंड रेजर हाफिज मोहम्मद भी मारा गया। इस समय जो इंटेलिजेंसीज ने हमें बताया कि फलाने कैंप में
प्रेजेंस है, हमने उनको एंगेज किया। कुछ नाम मैंने लिए, कुछ नाम अभी पुख्ता किए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जो एजेंसीज ने अभी तक असेसमेंट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि तकरीबन 100 से ज़्यादा मारे गए हैं। और एक आज आपने तस्वीर भी देखी कि काफ़ी प्रोमिनेंट जो फ्यूनरल था, काफ़ी प्रोमिनेंट एक जो हस्ती हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और उस फ्यूनरल में और कौन कौन लोग अटेंड कर रहे थे वो तो आपने देखा ही। तबाही नंबर 3, आतंकियों के लॉन्च पैड तबाह। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में आतंकवाद की कमर लगभग टूट गई है। आतंकियों के ठिकाने पर भारतीय सेना ने चुन चुन कर वार किए हैं। आतंकियों के लॉन्च पैड से लेकर हेडक्वार्टर तक भारतीय हमलों में ध्वस्त हो गए हैं। एलओसी के नजदीक बने आतंकियों के ठिकाने को फिर से खड़ा करने में काफी समय और पैसा लगेगा, और इस बार भारत की कड़ी नजर भी लगातार बनी रहेगी। तबाही नंबर 4, आर्थिक नुकसान। भारत पाकिस्तान में 4 दिन तनाव की स्थिति रही, जिसमें भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान का हर हमला नाकाम किया, बल्कि पाकिस्तान में कई जगह बड़े और कामयाब हमले किए। भारत के जवाब के साथ पहले ही दिन पाकिस्तान के लोगों के 5 लाख करोड़ रुपए शेयर मार्केट में डूब गए, और यह नुकसान लगातार जारी रहा। भारत ने पाकिस्तान के साथ व्यापार और ट्रेड रूट बंद कर दिया है, जिसके चलते भी उसे रोज के हिसाब से हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है। भारत ने सिर्फ सीज फायर में सैन्य कार्रवाई रोकी है, बाकी अपने किसी भी फैसले में कोई ऐसी ढील नहीं दी है। पाकिस्तान को भारत से लड़ाई महंगी पड़ रही है, जो अभी और महंगी पड़ती जाएगी। भारत ने हमेशा शांति का हाथ बढ़ाया, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार आस्तीन के सांप की तरह डसने की कोशिश की। कभी पाकिस्तानी फौज, कभी नॉन स्टेट एक्टर्स यानी उनके आतंकवादी, उन सबको आगे किया। हर बार नया नाम, लेकिन मकसद वही, भारत को चोट पहुंचाने की कोशिश। भारत से पिटने के बाद सीज फायर पहले भी हुए, लेकिन पाकिस्तान सुधरा नहीं। ये कहानी है 2 पड़ोसी मुल्कों की, एक जो हर बार संयम दिखाता है और दूसरा जो हर बार उस संयम की परीक्षा लेता है। हर बार जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ, लगा शायद अब गोली नहीं बातचीत चलेगी, मगर पाकिस्तान फिर वही गलती, फिर वही धोखा। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओस के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। शुरुआत हुई 1949 के कराची समझौते से। भारत पाकिस्तान के बीच पहली बार सीज फायर लाइन बनी और संयुक्त राष्ट्र के सैन्य पर्यवेक्षक तैनात हुए, मगर पाकिस्तान की मंशा तब भी संदिग्ध थी, आज भी है। Disappointingly, and must I add, expectedly, it took only a couple of hours for the Pakistan Army to violate these arrangements by cross-border and across the line of control firing, followed by drone intrusions across the expanse of the Western Front through last night and in the early hours of the morning today. These violations were responded to robustly and dealt with as they must be. 1965 भारत-पाक युद्ध 5 अगस्त से 23 सितंबर तक चला, जिसमें पाकिस्तान ने पहले कश्मीर में ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत घुसपैठ की। भारत ने जवाबी कार्रवाई कर बढ़त हासिल की, लेकिन 22 दिन की लड़ाई के बाद युद्ध विराम हुआ। जनवरी 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौते के लिए गए और युद्ध से पहले की स्थिति बहाल कर दी गई। 1971 का भारत पाक युद्ध सिर्फ 13 दिन चला, लेकिन इसका असर ऐतिहासिक था। पाकिस्तान 2 हिस्सों में बढ़ गया और बांग्लादेश का जन्म हुआ। भारत ने निर्णायक जीत दर्ज की, 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। बाद में शिमला समझौते में एलओसी तय हुई और भारत ने जीती गई जमीन पाकिस्तान को लौटा दी।
करगिल युद्ध मई से करीब 2.5 महीने चला, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तानी सेना और आतंकियों ने करगिल में घुसपैठ की। भारत ने सफल सैन्य कार्रवाई कर अपनी जमीन वापस हासिल की। युद्ध में भारत की जीत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बदनामी हुई। इसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलटकर नवाज शरीफ की सरकार हटा दी। – 2003 में 26 नवंबर को हुआ ऐतिहासिक सीज फायर। नतीजा, श्रीनगर, मुजफ्फराबाद और पुंछ रावलकोट बस सेवा शुरू हुई। भारत ने एलओसी पर बाड़ लगाने का अधूरा सपना पूरा किया, एक कदम आतंक के खिलाफ। मगर पाकिस्तान, उसने फिर गोलीबारी शुरू की, क्योंकि उसे शांति रास नहीं आती। 25 फरवरी 2021 भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हॉटलाइन पर बात की। एलओसी और बाकी सेक्टरों में संघर्ष विराम की फिर नई शुरुआत हुई। दोनों देशों ने माना शांति में ही समझदारी है, मगर कुछ ही महीनों में पाकिस्तान फिर अपने असली रंग में आ गया। घुसपैठ, गोलीबारी और आतंकियों की मदद, सब चालू रहा। हर बार जब पाकिस्तान पिटता है तो वो कुछ महीनों के लिए शांति की माला जपता है, लेकिन फिर वही काम दोबारा चालू कर देता है। एलओसी पर गोलियां चलाता है, सीमा पार से आतंकी भेजता है। सवाल बड़ा है कि क्या पाकिस्तान कभी सुधरेगा? ये हर बार उसे जवाब सिर्फ एक ही भाषा में समझाना पड़ेगा, ठोस और तीखा। भारत शांति चाहता है, लेकिन उसकी शांति को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। एलओसी पर पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का जवाब मिला है और आगे भी मिलेगा, ठोस भी, सटीक भी, क्योंकि अब भारत सिर्फ चेतावनी नहीं देता, कार्रवाई भी करता है। क्या पाकिस्तान को आतंक से अलग करके देखा जा सकता है? जवाब है नहीं। जिस देश का रक्षा मंत्री खुद मानता है कि पाकिस्तान दशकों से आतंक फैला रहा है, जहां के सैन्य अफसर पुलवामा जैसे हमले को रणनीतिक चतुराई बताकर गर्व महसूस करते हो, उस पर कैसे भरोसा किया जाए? जब सेना आतंकियों के जनाजे में शामिल हो पाकिस्तान की, तो साफ है वहां आतंकवाद और हुकूमत में कोई फर्क नहीं बचा है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सीज फायर का खेल पाकिस्तान भारत के साथ कई सालों से खेल रहा है, लेकिन इस खेल में भारत ने एक नई शर्त जोड़ दी है, एक्ट ऑफ वॉर। यानी अब भारत पर कोई भी आतंकी अटैक एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और भारत इसका जवाब अपने हिसाब से देगा। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं पाकिस्तान और उसकी आतंकी सेना की मनोस्थिति। पाकिस्तानी सेना अब सेना कहलाने लायक नहीं है। प्रोत्साहित करने के लिए कही है, बल्कि उसने ये बात 16 अप्रैल को आयोजित पाकिस्तान में प्रवासियों के एक सम्मेलन के दौरान कही थी। जो उस सवाल का जवाब है कि पाकिस्तान से हिंदू, क्रिश्चियन, सिख कहां गायब हो गए। कितनी घृणा भरी है पाकिस्तानी सेना और उसके अधिकारियों के मन में गैर इस्लामिक धर्मों को लेकर। पाकिस्तानी सेना, उसके नेता, मंत्री सब ये मानते हैं कि आतंक का खेल उनके लिए नया नहीं है, यानी रग रग में आतंकवाद है और ये पाकिस्तान को कबूल है। पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर के इशारे पर पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। भारत ने जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान से लेकर पीओके तक 9 बड़े आतंक के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तानी सेना और सरकार ने मारे गए आतंकवादियों को राजकीय सम्मान दिया। I think Pakistan's reputation as the epicenter of global terrorism is rooted in a number of instances where concrete evidence is available, not just to India, but to governments and authorities and agencies around the world. There are several terrorist attacks around the world where Pakistani fingerprints have been found. भारत के पलटवार से पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। जंग के मैदान से गायब पाकिस्तान सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई दी। हार का डर चेहरे पर था।
पाक आवाम में डर घर कर गया था, तभी शायद पाकिस्तान को वो गुनाह भी कबूल करना पड़ा जिससे वो हर बार मुकरता रहा। We try to tell them with our tactical brilliance in Pulwama. दरअसल मनोस्थिति को समझना जरूरी यहाँ इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पाकिस्तानी पुलवामा के जरिए अपना जुर्म कबूल नहीं कर रहे थे, बल्कि वो अपनी आवाम को पुलवामा याद दिलवाकर उनके अंदर गर्व की अनुभूति करवाना चाहते थे। भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया। जवाब में पाकिस्तान ने शहरी और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसका भारत ने कड़ा जवाब दिया। पाकिस्तान के रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहीम यार खान, शकूर एयरबेस, सुनिया छावनी, पसूर रडार क्षेत्र और सियालकोट एविएशन बेस पर भारत ने हमला कर उसे करारा सबक सिखाया। फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनडिनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। एलओसी पर मौजूद 9 बड़े आतंकी ठिकाने बर्बाद किए और सैकड़ों आतंकी मारे। पाकिस्तान अगर बोल रहे हैं हम जीत गए तो उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं आज की डेट में। गालिब दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, लेकिन सवाल ये है कि वो तो बिल्कुल ही चित हो गए। ऐसे चित हुए कि रहीम यार खान अपना एयरबेस, जो नूर खान उनका एयरबेस है, कमांड कंट्रोल टोटली डिस्ट्रॉयड, कमांड एंड कंट्रोल डिस्ट्रॉयड, एयर डिफेंस डिस्ट्रॉयड, ऑल रेडार पेनिट्रेटेड थ्रू। आप समझ सकते हैं 3 to 4 लेयर्स टू प्रिवेंट, और उसके बावजूद जिस प्रकार से ब्रह्मोस ने जाकर के पूरा बर्बाद किया, आप देख सकते हैं द एंटायर एयर बेसिस आर टोटली रैंसैक्ड। मुझे नहीं लगता 71 की लड़ाई में भी इस तरह का रैंसैकिंग ऑफ द एयर बेसिस ऑफ पाकिस्तान हुआ जिस प्रकार से इस बार हुआ। एंटायर मतलब पाकिस्तान दहल गया, हिल गया। उनके बेस रूम्स, ऑपरेशनल रूम्स, रेडार्स, कम्युनिकेशन सेंटर्स, लॉजिस्टिक बेसिस, एवरीथिंग, आग लगी हुई वहां पर। इसका जवाब उसकी जगुलर वेन पाकिस्तानी पंजाब पर निशाना साध कर दिया। ये सिर्फ बदला नहीं, चेतावनी थी कि अगली हरकत सीधा युद्ध मानी जाएगी। नूर खान एयरबेस जैसे अहम ठिकाने को टारगेट कर भारत ने दिखा दिया कि अब परमाणु धमकियों से भारत डरने वाला नहीं, और एक्ट ऑफ वॉर की बात कहकर भारत ने पाकिस्तान सहित पश्चिमी देशों को भी बता दिया कि अगर अब भी पाकिस्तान नहीं समझा तो हर तरह की कार्रवाई का अधिकार भारत के पास सुरक्षित रहेगा और वो निर्णायक युद्ध भी हो सकता है। पाकिस्तान नाम का गिरगिट रंग बदलता है, वो आगे भी बदलेगा, इतना तय है। लेकिन जिस पाकिस्तान के पास खाने का ठिकाना नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब जानते हैं कि वो कंगाल और बर्बाद मुल्क है, उसके पास युद्ध लड़ने का पैसा कहां से आ रहा था? दरअसल इसमें तुर्की और साथ ही चीन की भूमिका देखना भी बहुत अहम है। चीन की इस हौसला अफजाई के बिना हिम्मत नहीं थी पाकिस्तान की कि वो जरा भी मुंह खोलता। लेकिन ये सच है कि पाकिस्तान चीन का पिछलग्गू है और ऐसे में चीन ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। ठीक ऐसे ही तुर्की ने भी पाकिस्तान को लगातार बैकअप दिया। इन दोनों देशों ने पाकिस्तान का खुला समर्थन किया।
इंफॉर्मेशन वॉर में अप्रत्यक्ष रूप से सक्रिय साथ दिया। इन दोनों देशों के सरकारी मीडिया एजेंसीज ने सूचना युद्ध के रूप में पाकिस्तान के झूठ को लगातार प्रचारित किया और दुनिया भर में पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव को सही बताने की कोशिश की। आज के दौर में सूचना युद्ध के क्षेत्र में मजबूती काफी मायने रखती है। तुर्की को हमेशा से मॉडर्न खलीफा बनने का जुनून सवार है और इसके लिए पाकिस्तान का सपोर्ट उसे रास आता है। यही कारण है कि तुर्की बार बार कश्मीर के मुद्दे से लेकर पहलगाम हमले के बाद तक पाकिस्तान का साथ देता रहा। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की ने इस्लामाबाद के सुर में सुर मिलाए और सैन्य सहायता प्रदान की। हालांकि तुर्की की मदद भी पाकिस्तान का कोई भला नहीं कर पाई। चीन को भी भारत की आर्थिक तरक्की से दिक्कत है। भारत के साथ उसका सीमा विवाद पुराना है। दूसरी तरफ पाकिस्तान उसके एजेंडे में भी फिट बैठता है और उसकी जमीन भी चीन के काम आती है। ऐसे में एक तरफ तो चीन पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा करता रहा, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की मदद भी करता रहा। अंत में चीन ने खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़े होने की अपनी प्रतिबद्धता भी जताई। चीन पाकिस्तान को हथियार भी देता है और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए हिम्मत भी। भारत के सामने पाकिस्तान कोई चुनौती नहीं है, लेकिन चीन और तुर्की जैसे रंगे सियारों की भूमिका निश्चित रूप से बड़ी चुनौती है। भारत सक्षम है किसी भी तरह के हमले का जवाब देने में, लेकिन सतर्कता भी जरूरी है।